बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर का आगाज़ करने जा रहा हूँ। फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर में जो हमारा आज का डिस्कशन का चैप्टर होगा वो है गैसेस। अब हमारे पास, चूंकि मैंने डे 1 से आपको बता रखा है कि मेरी कोशिश होती है कि मेरा जो लेक्चर हो वो तमाम बोर्ड्स के लिए और तमाम बोर्ड्स के बच्चों के लिए उसमें कंटेंट मौजूद हो। हमारा जो आज का चैप्टर है ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 है, जबकि केपीके बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड का ये चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर का नाम है गैसेस। इसलिए आप जिस बोर्ड से भी आपका ताल्लुक़ है, आप लोग कंफर्टेबल रहें। आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड ही चीज़ें और इंशाल्लाह उससे बढ़ के यहाँ पे आपको मटेरियल अवेलेबल होगा। अब मैं आज अपने इस लेक्चर का आगाज़ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर से करूँगा, जो आप लोग ऑलरेडी उस चीज़ से आगाह हैं, लेकिन मैं शॉर्टली उन चीज़ों को दोबारा आपसे डिस्कस करूंगा ताकि ये चीज़ें हम जैसे जैसे आगे बढ़ाएं तो उसके लिए आपके पास एक बुनियाद मौजूद हो। सबसे पहले मैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूंगा। हमारे पास मैटर 4 स्टेट्स में पाया जाता है। 3 उसकी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके बारे में नॉर्मली हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, और वो कौन कौन सी हैं? वो नंबर 1 इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसकी एक और भी हमारे पास जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है वो प्लाज्मा है। सबसे पहले मैं आपसे उनकी अबंडेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जो सॉलिड होता है आप उसकी शेप से ही देख लें, इट इज़ अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, उसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देन लिक्विड आप देख रहे हैं, इसमें भी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं लेकिन उनके अंदर स्पेसेस मौजूद हैं। गैस में देखें, आपको देखने से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड। जबकि जो प्लाज्मा है वो जब हम इनको आयोनाइज करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन होता है उसके पॉजिटिव न्यूक्लियाई का, उनके इलेक्ट्रॉन्स का, उनके न्यूट्रल पार्टिकल्स, वो सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है आफ्टर आयोनाइजेशन इज द प्लाज्मा। अब जैसे मैंने अबंडेंस की बात की तो आप सबसे पहले याद रखें, ये एमसीक्यूज भी आपके पेपर में आते हैं कि विच वन इज द सिंपलेस्ट स्टेट। वो हमेशा आपने याद रखना है, गैस इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। देन हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में जो अबंडेंट है वो सॉलिड है, और जो लीस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स, मैं एंटायर यूनिवर्स की अलहदा बात करूंगा, हम जिस प्लैनेट के ऊपर मौजूद हैं उसकी सेपरेट बात करता हूं। यूनिवर्स में सबसे जो कम है वो लिक्विड है, और जो इस अर्थ के ऊपर जिस प्लैनेट पे हम मौजूद हैं उसमें जो ज्यादा अबंडेंट है वो लिक्विड है। और आप याद रखेंगे ये एक नैरो रेंज के अंदर लिक्विड एग्जिस्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, और अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन जो ओवरऑल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मैटर की स्टेट एग्जिस्ट करती है वो प्लाज्मा है। इस प्लैनेट से बाहर ओवरऑल यूनिवर्स की यहां पे बात हो रही है। अब आप देखें, मैंने यहां पे एनर्जी के बिहाफ पे इन चीजों को डिस्कस इस तरह से भी कर सकता हूं कि इनमें एनर्जी सबसे कम होती है। मोस्टली हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसी तरह लिक्विड्स में एनर्जी ज़्यादा, गैसेस में और ज़्यादा, और प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होता है। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फिजिकल स्टेट्स क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। सबसे पहले आप देखें कि जब मैं सॉलिड को लिक्विड में लेके जाना चाहता हूं तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब लिक्विड से गैस में जाएंगे दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन।
इसी तरह गैस से आप प्लाज्मा में जाएंगे तो दिस इज द प्रोसेस आयोनाइजेशन, आप उसको आयोनाइज करते हैं। इसी तरह अब जब मैंने एनर्जी बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ाया, अब अगर मैं एनर्जी और टेम्परेचर को कम करूंगा देन क्या होगा, प्लाज्मा डी आयोनाइज होके गैस में आएगा, गैस की एनर्जी टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंस होके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और जब हमारे पास लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो उस टेम्परेचर पे कम हम करने को या एनर्जी को कम करने को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम ये चैप्टर नंबर 3 जो डिस्कस कर रहे हैं वो गैस से रिलेटेड है। जो नेक्स्ट हमारे चैप्टर हैं वो सॉलिड और लिक्विड पे हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, उसमें उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा वो हमारे लेक्चर्स का हिस्सा होगा। अब मैं चलता हूं इनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से आपसे कुछ डिस्कशन करता हूं। मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं, उनके नेम्स, आपने टू दी पॉइंट उनका कॉन्सेप्ट समझना है और इन चीज़ों को आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को क्लियर रखना है। सो वेरी सिंपल। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास शेप, अब आप जानते हैं कि शेप किसकी होती है, शेप जस्ट सॉलिड की होती है। आप देख लें यहाँ पे आपको एक फिक्स शेप नज़र आ रही है, जबकि हमारे पास जो गैस और लिक्विड होते हैं इनकी कोई शेप नहीं होती। मैं जस्ट यहाँ पे इसको क्रॉस कर देता हूँ, आपने याद रखना है लिक्विड और गैस की कोई शेप नहीं है, जबकि सॉलिड की शेप होती है। वॉल्यूम पे आ जाएं। अब वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम सॉलिड एंड लिक्विड का वॉल्यूम होता है, जबकि गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, अपना वॉल्यूम नहीं होता। आप उसको जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी की वॉल्यूम के मुताबिक जगह को घेर लेगा। अब ये लिक्विड में देखें, लिक्विड का कोई ना कोई वॉल्यूम ज़रूर होता है, उसकी हमारे पास आप देखें शेप नहीं होती लिक्विड की, लेकिन उसका वॉल्यूम होता है। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं हमें आधा गिलास पानी का दें, हमें पूरा गिलास पानी का दें, तो इट मीन्स कि उसका वॉल्यूम तो ज़रूर है, शेप नहीं है। आप शेप उसको किसी भी कंटेनर में डालें उसी की शेप में आ जाता है, गिलास में होगा, जग में होगा, किसी भी बीकर में होगा, फ्लास्क में होगा, तो वो उसी की शेप में ही मौजूद होता है। सो दिस इज अबाउट शेप एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आप देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड में होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उसके बाद लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होती हैं, और सबसे कम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो किस में होती हैं, गैस में मौजूद होती हैं। एम्प्टी स्पेसेस की अगर बात करें तो एम्प्टी स्पेसेस में आप देखें जो सॉलिड होता है उनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम होती हैं, उससे ज़्यादा स्पेसेस किस में होती हैं, लिक्विड में होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो किस में होती हैं, गैसेस में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक कंप्रेसिबिलिटी भी हमारी एक प्रॉपर्टी है कि आप गैसेस को क्या कंप्रेस कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो एम्प्टी स्पेसेस पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होंगी, आप देखें मैं अगर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूं तो मॉलिक्यूल उन स्पेसेस में आना शुरू हो जाते हैं, तो ये कम कंप्रेसिबल होंगे, और ये जो सॉलिड्स हैं इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस जैसे मैंने लिखा बहुत कम है या ना नहीं है या ना होने के बराबर है, सो वो कंप्रेस भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम डिफ्यूजन देखें। डिफ्यूजन क्या होता है, ये हमारा एक टॉपिक भी है प्रॉपर, इसके ऊपर एक लॉ भी है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग के मॉलिक्यूल्स का खुद ब खुद मिक्स होके आगे की तरफ मूव करना। तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड्स हैं वो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते, उनकी कोई मोशन होती ही नहीं है। सो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि उनमें जो डिफ्यूजन होती है वो बहुत कम होती है, सॉलिड्स में डिफ्यूजन बहुत कम होती है। इसी तरह जो इससे ज़्यादा डिफ्यूजन होगी वो किस में होगी, वो लिक्विड में होगी, और सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कौन कर सकते हैं, गैसेस कर सकते हैं। और इसकी वजह सिर्फ क्या हो सकती है, वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन।
अब देखें हमारे पास जो मोशन की टाइप्स हम देखते हैं वो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। वो रोटेशनल मोशन हो सकती है, वो ट्रांसलेशनल मोशन हो सकती है और वाइब्रेशनल मोशन होती है। अब आप देखें इन मोशंस में हमारे पास जो लिक्विड एंड गैसेस हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस, इनके अंदर रोटेशनल फोर्सेस भी हैं, ट्रांसलेशनल भी हैं और वाइब्रेशनल भी हैं। जबकि हमारे पास जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर सिर्फ कौन सी फोर्सेस होती हैं, वाइब्रेशनल फोर्सेस होती हैं। ये एक पेट एमसीक्यू भी है कि सॉलिड में आप बताएं कौन सी मूवमेंट या मोशन होती है, तो जस्ट चूंकि मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ नहीं सकते, दे जस्ट क्रिएट वाइब्रेशंस। सो वाइब्रेशनल मोशन जस्ट सॉलिड में, बाकी लिक्विड और गैसेस में सारी मोशंस होती हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आप देखें हमारे पास सॉलिड्स में एनर्जी कम, टेम्परेचर कम, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और हमारे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गैसेस में और उससे भी ज़्यादा किस में आ जाती हैं, प्लाज्मा स्टेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि जो सॉलिड्स हैं उनकी जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो कम होती है, देन लिक्विड्स की ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज दीज काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। ये एक उसका हम इंशाल्लाह प्रूफ भी देखेंगे कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी कैसे डायरेक्टली रिलेटेड है। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो भी बढ़ती जाती है। तो ये गैसेस में सबसे मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट मैं इसी तरह पैकिंग की अगर बात करूं तो आप जानते हैं, आपको डायग्राम देख के ही पता चल रहा है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली टाइटली पैक्ड, जबकि लिक्विड्स में उससे ज़रा लेस पैकिंग होती है, और गैस के अंदर तो पैकिंग तकरीबन न होने के बराबर है। नेक्स्ट हम डेंसिटी पे आते हैं। अब जैसे जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हैं तो उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होती है, उसकी मैस, या हम कह सकते हैं उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो आप देख लें सॉलिड में पैकिंग की वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। सो सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड्स की डेंसिटी, और सबसे कम डेंसिटी किसकी है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स की है। सो ये हमारे पास वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके अलावा भी हम देखेंगे गैसेस में, चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें एक्सपेंशन की भी बात है कि जब आप टेम्परेचर देते हैं तो दे कैन एक्सपैंड। उसको हम जॉल थॉमसन इफेक्ट के थ्रू भी हम इंशाल्लाह एक पूरी एक्टिविटी है लिंड्स मेथड, वो भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस किया। अब मैं चलता हूँ अपने आज के नेक्स्ट लेक्चर का जो हमारा पार्ट है वो है प्रेशर एंड इट्स यूनिट। सबसे पहले आप देखें प्रेशर होता क्या है। हम प्रेशर के बारे में कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमने देखना होता है कि जो हमारे पास एक एरिया है उसमें जितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड प्रेशर। यहाँ पे मैंने दो यूनिट्स लिखे हैं, मैनोमीटर एंड बैरोमीटर। तो जो हमारे पास मैनोमीटर होता है इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग गैस प्रेशर। हम गैस के प्रेशर को जो मेजर करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ, दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेंगे तो देन दिस इज कॉल्ड बैरोमीटर। सो मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। अब यहां पे मैंने एक बैरोमीटर की एग्जांपल आपसे शेयर की है, टॉरिसिलियन बैरोमीटर। अब इसमें देखें आपको मरकरी नज़र आ रहा है, मैं जस्ट उसमें आपको यहाँ पे एयर का प्रेशर दिखा रहा हूँ, और उसमें आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है जिसके अंदर आपने मरकरी को फिल करना है और आपने उसको इन्वर्ट कर देना इन द ट्रफ ऑफ द मरकरी। एक मरकरी ऑलरेडी एक ट्रफ आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर उसको रख दिया, तो यहाँ पे एक वैक्यूम,
तो अब जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करेगी उस मरकरी के ऊपर, तो ये जो कॉलम में जो उसकी हाइट है वो हमें उसका प्रेशर बता रही होगी। तो आप नॉर्मली देखें, ये जो हमारे पास इस ट्यूब की जो लेंथ होती है वो 76 सेंटीमीटर, या आप इसको 760 मिलीमीटर भी कहते हैं। तो हम इसका यूनिट क्या कह देते हैं, इस एरिया, कितना एरिया होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर जो हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो जो फोर्स हमारे पास जो होती है हम उसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और वो कितने मरकरी के कॉलम को हमारे पास एट सी लेवल रखता है, वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सो सबसे पहला हम इसी यूनिट को क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सो 1 एटमॉस्फेयर, जिसको आप शॉर्टली क्या लिख सकते हैं, इट विल बी रिटन एज ATM, जो किसकी इक्वल होगा, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सो ये यूनिट है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। मैं ये भी लिख देता हूँ, तो हम इसको दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी को जो हमारे पास एक सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर इसके इक्वल होगा। अब जो नेक्स्ट मैं आपसे इसका SI यूनिट डिस्कस करता हूँ, SI यूनिट जो है प्रेशर का, इट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम इसको कैसे लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब आप इसमें देखेंगे हमारे पास जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वो कितने की इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो 1 ATM होता है, जैसे हमने ऊपर लिखा, वो 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप अपनी आसानी के लिए इसको पंजाबी में याद कर सकते हैं, कैसे, 10 13 25। सो दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म, हम ATM में लिख सकते हैं 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास यूनिट था SI यूनिट, ये एक पास्कल, एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया सबसे पहले प्रेशर का यूनिट, तो हमने इसी के नाम से ही उसका नाम रख दिया। सो जो हमारे पास नेक्स्ट उसका यूनिट है दैट इज कॉल्ड पास्कल, जिसको आप कैपिटल P और स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने याद रखना है कि जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वो 1 पास्कल की इक्वल होता है। तो हम इसी यूनिट को क्या लिख सकते हैं, इट विल बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 101325 पास्कल भी कह सकते हैं, 10 13 25 पास्कल भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक साइंटिफिक वर्क के लिए एक यूनिट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड टॉर। टॉर किसके लिए यूज होता है, फॉर साइंटिफिक वर्क। और याद रखें ये जो 1 टॉर होता है ये हमारे पास 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की इक्वल होता है। तो जैसे मैंने ऊपर लिखा था 1 ATM 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 ATM जो किसकी इक्वल था, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आप इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 760 टॉर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 टॉर किसकी इक्वल था, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मैं ये हेडिंग से इसलिए बता रहा हूँ, ये फर्स्ट था 1 ATM, दूसरा हमने SI यूनिट, देन हमने देखा पास्कल, देन हमने क्या देखा, टॉर, जो कि साइंटिफिक वर्क के लिए यूज होता था। अब हमारे पास इंजीनियरिंग वर्क के लिए जो यूज होता है, नेक्स्ट यूनिट इज यूज फॉर इंजीनियरिंग वर्क, दैट इज PSI। PSI रिप्रेजेंटिंग पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। अब ये जो 1 ATM होता है ये 14.7 PSI की इक्वल होता है, 14.7 PSI। और जैसे मैंने बताया इट इज़ यूज फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स।
सो दिस इज PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसी तरह मैं एक और भी यूनिट आपसे डिस्कस कर लेता हूं जो हम देखते हैं किसके लिए यूज़ होता है। वो हमारे पास बार का यूनिट यूज़ होता है, मैं उसको मिली बार लिख लेता हूं। जो कौन यूज़ करते हैं? मेटीरियोलॉजिस्ट, ये जो मौसम का हाल बताने वाले होते हैं वो इस यूनिट को यूज़ करते हैं। और ये किसकी इक्वल होता है? 101.325 मिली बार्स। हम यूँ भी कह सकते हैं कि नॉर्मली जो 1 ATM के ऊपर होती है वो वैल्यू वो 100 मिली बार्स के इक्वल होती है। अगर मैं इसको बार में कन्वर्ट करूं देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इट विल बी 1.01325 बार। तो ये तो बच्चा हमारे पास इस प्रेशर से रिलेटेड यूनिट्स, जिसमें आपने देखा 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो हमारे पास किसकी इक्वल था? 760 टॉर्क इक्वल था। इसी तरह 1 ATM SI यूनिट्स में 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इक्वल था, जिसको हम पास्कल भी कह सकते हैं या हम किलो पास्कल में लिखेंगे तो 101.325 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साइंटिफिक में हमने टॉर देखा, इसी तरह इंजीनियरिंग वर्क में PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच, वो हम यूज़ करते हैं। और फाइनली जो मेटीरियोलॉजिस्ट हैं वो मिली बार्स में, यानी कि जो मौसम का हाल हमें बताते हैं वो इसको मिली बार्स और बार में यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का फिजिकल स्टेट्स के चैप्टर नंबर 1 जो कि गैसेस का चैप्टर है। मैं इसी तरह लिक्विड और सॉलिड्स के चैप्टर्स को भी डिस्कस करूंगा। उससे रिलेटेड आज हमारी जर्नल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हमने उनकी स्टेट्स के बारे में पहले कुछ देखा था और फाइनली हमने प्रेशर और उसके यूनिट्स को स्टडी किया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।